नमस्कार, टीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। और जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल में हलचल जो शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही महीने में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में भी होने हैं, पुदुचेरी में भी होने हैं, केरल में भी होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई राज्य बना हुआ है तो इस वक्त बंगाल बना हुआ है। और यह तय भी माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव का असर बंगाल विधानसभा में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हुई बिहार में, उसी वक्त यह ऐलान कर दिया था कि बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, असली मकसद बंगाल में इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो शुरुआत की जा रही है वो बंगाल के लिए ही की जा रही है, यानी बंगाल पर बीजेपी की पूरी तरह नजर है। और ये पिछले चुनावों में भी देखने को मिला था। और जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ वहां बढ़ा था, उसको देखते हुए बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि बंगाल में वो आ सकती है अगले चुनाव में। लेकिन जो माहौल अब वहां बनता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया भी बीजेपी के पक्ष में जाती नहीं दिख रही, क्योंकि जो बीएलओ हैं वहां के, वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार एसआईआर प्रक्रिया का ही विरोध हो रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है, जबकि बिहार से इस तरह की कोई खबरें नहीं आई थी अविनाश जी। किसी तरह की कोई प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था, बीएलओ ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई थी। यानी एसआईआर प्रक्रिया से उतना फायदा बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है जो उसे उम्मीद थी। ऐसे आरोप अब लग रहे हैं। ऐसे में जब बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है तो एक बार फिर बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, एक बार फिर एक तरह से दो समुदायों को लोगों को मिला भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये आरोप लगाए गए हैं टीएमसी की तरफ से। बाबरी मस्जिद का नाम एक बार फिर उठा है और बाबरी मस्जिद का नाम उठाते हुए ये कहा गया है कि यहां पर भी बननी चाहिए। इसके लिए जहां एक तरफ टीएमसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि टीएमसी के ही नेता ने ये आरोप लगाया, वो इस तरह का ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वही टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से प्लांट किया जा रहा है। क्योंकि टीएमसी उस अपने नेता के खिलाफ बड़ा एक्शन ले चुकी है, उसे पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। बावजूद इसके वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोई एक चाल चल रही है। तो अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से बीजेपी अब बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके पूरे चुनाव को पलटने की कोशिश करी। यानी बीजेपी पहले से ही मान चुकी है कि वहां पर ममता बनर्जी को हराना उसके लिए इस बार भी बड़ी चुनौती होने वाला है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का देखिए पिछले जो एक साल से जो चुनाव हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बांग्लादेश से लगे हुए जो एरिया हैं, चाहे आप झारखंड का चुनाव देख लीजिएगा, चाहे बिहार का चुनाव देख लीजिएगा, या अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनकी रणनीति चल रही है, दो ही मुद्दे हैं। एक तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दूसरा है घुसपैठिए का मुद्दा। अब घुसपैठ वाले मुद्दे पर तो क्योंकि बीजेपी सरकार खुद ही फंस जाती है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होती है, वहाँ केंद्र की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा उनका कहीं पर भी नहीं चल पा रहा है। हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने झारखंड में इसको सबसे ज़्यादा कहीं पर उठाया था तो झारखंड में उठाया था, लेकिन झारखंड में क्या नतीजे आए। उसके बाद बिहार में इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से नहीं उठाया गया था। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी वही गलती करते हुए दिखाई दे रही है जो झारखंड में गलती कर रही थी। बस खाली एक एसआईआर का मुद्दा जरूर बीजेपी के फेवर में उनकी तरफ से जिस तरीके से काम चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि यदि 1-1.5 करोड़ वोट काट दिए जाते हैं तब तो कुछ इसका नतीजे में असर पड़ सकता है। जिस तरीके से हमने बिहार में देखा था कि 65 लाख वोट वहाँ काट दिए गए थे, और उसके बाद जब फाइनल वोटिंग लिस्ट आई और अंतिम समय तक लिस्ट में जिस तरीके नाम जोड़ते चले गए, उसका असर चुनाव नतीजों पर दिखाई दिया। अब जिस तरीके से बंगाल में चल रहा है, क्योंकि बंगाल में तो बीएलओ की, जैसे आपने बताया, तमाम शिकायतें आ रही हैं, कई बीएलओ की जान भी जा चुकी है। बिहार में इस तरीके की घटनाएं कम दिखाई दी थी, कुछ ही शिकायतें आई थी बीएलओ को लेकर, क्योंकि सरकार का दबाव था और चुनाव आयोग का दबाव था। दोनों मतलब एक ही पार्टी की तरफ से दबाव पड़ रहे थे, जबकि विपक्ष की तरफ से तो, क्योंकि जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी लंबे समय से बिहार में सरकार नहीं है, करीब 20 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। तो ऐसे में जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, एक तरीके से जो कर्मचारी भी थे वो एक विचारधारा को मानने वाले लोग थे। तो ऐसे में बिहार में भले ही जो बीएलओ थे तमाम प्रेशर लेते हुए काम करते रहे, लेकिन बंगाल में स्थितियाँ बदल गई हैं। बंगाल में बीजेपी लंबे समय से शासन में नहीं है और बीएलओ पर ज़बरदस्त प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है।
तो अब ऐसे में जो जिस तरीके से खबरें आई रही थी लगातार, करीब 30 से ज़्यादा बीएलओ अपनी जान दे चुके हैं और तमाम बीएलओ मानसिक रूप से प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, तो वो कई मुद्दे हैं। अब बीजेपी के पास में जब उन्हें दिख रहा है कि एसआईआर भी उनका बंगाल में चलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो बताया गया कि जिस तरीके से बिहार में 65 लाख नाम काटे गए थे, लेकिन बंगाल में जो ड्राफ्ट लिस्ट आ रही है उसमें मुश्किल से 20 लाख लोगों के नाम कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी अब वहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो बंगाल है, बंगाल में जो मुस्लिम आबादी है वो भी करीब 28% है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर जो 70% के करीब जो वोट बैंक है, जो बहुसंख्यक वोट बैंक है, अगर उसको एकजुट कर लिया जाता है तो फिर बंगाल में कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसी के चलते जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का नाम एकदम से बंगाल में आ गया है, तो वो यही कोशिश बीजेपी की चल रही है कि किसी तरीके से मंदिर मस्जिद के नाम पर जो ध्रुवीकरण अगर होता है, भले ही जो 28% वोट है वो ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए, अगर 70% में से बीजेपी मैक्सिमम वोट लेके आ जाती है, जैसे पिछला विधानसभा चुनाव था, ये कहा गया था कि जो बहुसंख्यकों का जो वोट था उसमें से बीजेपी करीब 50% वोट लेके आई थी, और अगर ये 50% वोट बढ़कर 65 या 70% हो जाता है तो ही बीजेपी बंगाल में चुनाव जीतने की स्थिति में पहुंचेगी। और नहीं तो ये जिस तरीके से बीजेपी का बंगाल में ग्राफ गिरता हुआ दिख रहा है, जो उनका सबसे टॉप जो परफॉर्मेंस था वो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसके बाद से बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता हुआ जा रहा है। और उसी के लिए बीजेपी इस बार सांप्रदायिक कार्ड खेलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो बहुसंख्यक हिंदू वर्ग हो, उनमें बनी हुई है, उसके चलते बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात है अविनाश जी, जिस तरह से अभी अभी बिहार के चुनाव गए हैं, वहां पर भी बीजेपी ने पहले वक्फ कानून का मुद्दा उठाकर, मतलब बिल्कुल चुनाव से कुछ महीने पहले एक तरह से बांटने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर एसआईआर लाकर, मतलब बीजेपी को शायद ये नहीं लगा कि उसको इतनी उस मुद्दे की जरूरत है, वहां एसआईआर ने काम किया। और इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं एसआईआर पहले लाया गया है, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दा जो है वो बाद में लाया गया है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि एसआईआर से उतना काम नहीं बन पा रहा है, बीजेपी ये समझ चुकी है, इसलिए उसे आखिरकार इसी मुद्दे की जरूरत पड़ी है, अपने ही उसको जो उसके पुराने तरीके हैं उन्हीं कोई हथकंडों को अपनाने की उसको जरूरत पड़ी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले ही बीजेपी ये समझ पा रही है कि बिहार अपना था, क्योंकि वहां पर एनडीए की सरकार थी, वहां चीजें उसके कंट्रोल में थी, लेकिन बंगाल में चीजें बीजेपी के कंट्रोल में नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बीजेपी की कोशिश है, जो आरोप टीएमसी को लेकर लगाए जा रहे थे, बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा था कि देखिए बाबरी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके हिंदुओं को एकजुट करने की जो बीजेपी की कोशिश, जो रणनीति चल रही थी, उस पर टीएमसी की तरफ से एक तरह से तुरंत ब्रेक लगा दिया गया, अपने ही नेता के खिलाफ एक्शन लेके। और अब अपने जाल में बीजेपी फंसती दिखाई दे रही है कि कैसे टीएमसी ने जो ये एक्शन लिया, इसके बाद अब आरोप बीजेपी पर ही लगने लगे हैं कि बीजेपी ने ही उस व्यक्ति को प्लांट किया था ताकि राज्य का माहौल बिगाड़ा जा सके। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यदि आप हुमायूं कबीर का जो राजनीतिक बैकग्राउंड देखें तो उनके सीधे सीधे बीजेपी से लिंक साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज़्यादा जरूरत जो पड़ती है चुनाव के समय पर, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पड़ती है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का नाम लेकर आए, नहीं, मस्जिद तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं, आपको छूट है। यदि आप मस्जिद बनाने का ऐलान करते और वहाँ मस्जिद बनाते तो भाई कोई विरोध नहीं करता, कई हिंदू भाई भी हैं वो भी उसमें से सहयोग करते, लेकिन क्योंकि विवाद खड़ा करना था, इसीलिए चुनाव के समय पर, क्योंकि अब जो बंगाल का चुनाव है ज़्यादा दूर नहीं बचा है, तो चुनाव के समय पर आप जिस तरीके से मस्जिद का ऐलान करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि भाई हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, भाई मस्जिद बनाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन बात यही है कि आप चुनाव के समय पर इसका ऐलान क्यों कर रहे हैं। और जिस तरीके से कोर्ट में गए कि भाई हमको से प्रोटेक्शन दिया जाए, तमाम चीज़ें जो बंगाल में हो रही हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और दूसरी बात ये है कि 2019 का चुनाव हुमायूं कबीर कहाँ से लड़ रहे थे? मुर्शिदाबाद से। वो लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ते हैं। 2019 में बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा था, तकरीबन 41% के करीब वोट मिला था, लेकिन मुर्शिदाबाद जहाँ से हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे थे वहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर आई थी, सिर्फ 17% वोट आया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हुमायूं कबीर की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा है,
क्योंकि उसके बाद 2024 में बीजेपी का वोट शेयर मुर्शिदाबाद में थोड़ा सा बढ़ा था, जबकि बंगाल की बाकी सीटों पर बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कमी हुआ है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि हुमायूं कबीर बहुत लोकप्रिय नेता नहीं है वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ना चाहते थे टीएमसी की तरफ से, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो उसकी नाराज़गी हुमायूं कबीर के मन में दिखाई दे रही थी। लोकसभा चुनाव में भी वो टीएमसी के साथ नहीं दिखाई दिए, लेकिन टीएमसी ने उसके बावजूद मुर्शिदाबाद की सीट बड़े अंतर से जीती। और उसके बाद से जिस तरीके के बयान हुमायूं कबीर के आना शुरू हुए, आप ये देखिए पिछले 1.5 साल से हुमायूं कबीर लगातार टीएमसी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। और ये कहा जा रहा था कि जो विधानसभा चुनाव आएगा उससे पहले हुमायूं कबीर टीएमसी को छोड़ देंगे। उनकी लगातार बातचीत चल रही है गठबंधन के लिए ओवैसी के साथ में। अरे भाई, आप जब टीएमसी के साथ में तो फिर आप ओवैसी की तरफ हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं आप गठबंधन के लिए? सीधा सीधा ये पूरा पैक्ट, क्योंकि सबको पता है कि ओवैसी वहीं चुनाव लड़ने के लिए पहुंचते हैं जहां बीजेपी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी दिखाई देती है। बंगाल में बीजेपी चाहती है कि जो ध्रुवीकरण किसी तरीके से हो जाए, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने तो ध्रुवीकरण होगा नहीं। बीजेपी कई बार कोशिश कर चुकी है, उसमें कामयाब नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हुमायूं कबीर को लेके आया गया। हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद का नाम जोर शोर से उठाया जा रहा है। उसके बाद अब ओवैसी की एंट्री जल्दी होने वाली है। आप देखेंगे कि हुमायूं कबीर की जो अगली रैलियां होती हैं उनमें ओवैसी मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर दिखाई दे जाएं। तो जो खेल बीजेपी बिहार में खेल चुकी है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से सीता माता की मंदिर की आधारशिला रखी गई वहाँ पर और तमाम ट्रेनें शुरू की गई। अब वही चीज़ सब चल रही है बंगाल के लिए कि किसी तरीके से मंदिर और मस्जिद के विवाद को उछाला जाए, उसके सहारे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। और जो बाकी के मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरीके का सीए का मुद्दा है जो पूरी तरीके से फेल हो गया बंगाल में, और बीजेपी का जो मुख्य वोट बैंक था वहाँ का जो दलित समाज है, मतुआ समुदाय है, जो जिस तरीके से बीजेपी से दूर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए सांप्रदायिक कार्ड बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है और हुमायूं कबीर को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल जो लगातार हम बोल रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के सामने इस तरीके का सांप्रदायिक विभाजन बंगाल में बीजेपी करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी, सबसे बड़ा सवाल इसी पर बना हुआ है। जी बिल्कुल, और जिसके आसार बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए बीजेपी बौखलाई हुई और लगातार एक के बाद एक कई प्लांट कर रही है चीजें, जिससे मुर्शिदाबाद, माफ कीजिएगा, जिस तरह से पूरे बंगाल में या फिर जहां पर भी वहां बीजेपी कमजोर है, खासकर मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए, अभी आपने पूरा बताया कि किस तरह से वहां पर बीजेपी कोशिश करती रही है लेकिन वहां जीत उसे मिली नहीं है, हासिल नहीं हुई है। और जिस तरह से पिछले दिनों भी देखा गया कि जब भी देखिए आप मुर्शिदाबाद को हमेशा लाया जाता है फोकस में, वहां पर तनाव पैदा किया जाता है। बंगाल में अक्सर ही ये खबर आती रहती है कि मुर्शिदाबाद में हर कुछ दिन में किस तरह से तनाव पैदा किया जा रहा है और फिर उसे बीजेपी जोर शोर से उठाती है। पूरे बीजेपी के नेता वहां पहुंचते हैं, दिग्गज नेता वहां पहुंचते हैं, पूरा हाईलाइट उसको किया जाता है। यानी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कैसे वहां पर एकजुटता करने की कोशिश की जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विवाद पैदा करने की कोशिश की जाए। तो यहां पर ममता बनर्जी के लिए चुनौती पैदा करना चाह रही थी बीजेपी, लेकिन उल्टा वो अपने जाल में फंसती दिखाई दे रही है और ये पूरी तरह से खुलकर लगभग सामने आ चुका है कि बीजेपी ममता को सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने जो एक्शन लिया उससे पूरी पोल खुलकर आ गई है कि कैसे हुमायूं कबीर खुद जो है टीएमसी के खिलाफ ही सारी प्लानिंग कर रहे हैं। ये साफ हो जाता है कि किस तरह से वो नाराज हैं और नाराजगी वो इस तरह अपनी अब निकाल रहे हैं ठीक चुनाव से पहले। अब यहाँ पर बंगाल पर तो लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं अविनाश जी, लगातार हम उस पर चर्चा करेंगे ही और आगे भी होती रहेगी क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। वहां पर लगातार खबरें हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हर दिन कुछ नया वहां पर घटना हो रही है, हर दिन वहां घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो हाल में अभी इंडिगो वाला जो मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, जिससे सरकार घिरती जा रही है कि खुद ही नियम बना रही है लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पा रही है। सरकार नोटिफिकेशंस जारी करती है लेकिन उन पर रह नहीं पा रही है, टिक नहीं पा रही है। और इसको लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। किस तरह से सरकार के क्रियाकलापों पर या जो उसकी कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठा रहा है। तो इंडिगो वाला मामला असल में क्या है, पूरा किस तरह से सरकार उसमें बुरी तरह घिर गई है, इसको बताएं। नहीं, इंडिगो का जो मामला है कि भाई खाली इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल क्यों हो रही, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइटों पर उतना असर क्यों नहीं आ रहा है?
तो कई सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लाइटें किसी की हैं तो वो इंडिगो की एयरलाइंस की सर्विस सबसे ज़्यादा है, और दूसरा है कि वो काफ़ी सस्ती सर्विस देता है, तो इसीलिए लोग सबसे जो ज़्यादा सफ़र भी उसी में करते हैं। और दूसरा मुद्दा जो है, जो पिछले 5-6 दिन से जो चल रहा है, आज 1500 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। मतलब आज के दिन जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है और इंडिगो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब धीमे धीमे करके स्थितियाँ सुधर रही हैं, तो आज के दिन सबसे ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल क्यों हो गई? तो ये इशारा कर रहा है कि स्थितियाँ सुधर नहीं रही हैं बल्कि और बिगड़ती जा रही हैं। इंडिगो की तरफ से भी कहा गया है कि भाई 15 तारीख तक जिन लोगों ने टिकट लिए हैं, अगर वो अपना टिकट कैंसिल कराते हैं तो हम उनको पूरा रिफंड देंगे। टिकट कैंसिल कराने की तो बात ही अलग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले वो जो व्यवस्थाएं सही कर पाए। जिस तरीके से लगातार फ्लाइटें, अब 2400 फ्लाइटों में से अगर 1500 कैंसिल हो रही हैं तो आप खुद समझ सकती हैं कि स्थितियाँ क्या हैं। और हालत ये हो गई है कि एक पैसेंजर को आप मैसेज भेज देते हैं कि भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, और बाद में पता चलता है कि नहीं, आपकी फ़्लाइट तो टाइम था उससे कुछ घंटे बाद टेक ऑफ भी कर गई है। तो दुनिया भर की जो चीज़ें इस समय चल रही हैं कि भाई इस तरीके की जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, और सरकार अब तक क्या कर रही है? भाई जो कानून सरकार जो नियम बनाए थे वो अभी के नियम नहीं बनाए हैं, वो 2024 में बनाए थे जनवरी में, यानी कि 23 महीने का वक्त हो चुका है। 23 महीने में जब ये नियम लागू होते हैं तो अचानक स्थितियाँ हाथ से नियंत्रण से क्यों बाहर निकल जाती हैं? आपने जो कंपनियां थी, एयरलाइंस कंपनियां थी, उन कंपनियों को समय समय पर इसका दिशा निर्देश देते रहे कि नहीं देते रहे कि भाई अब इतना समय बचा हुआ है और आपको ये तैयारी अब तक कर लेनी चाहिए। तो आपने बस नियम बनाए और उसके बाद आप सो गए, और इतने तारीख पर आपने वो नियम लागू कर दिए। तो ये स्थितियाँ तो बननी थी। अब जब मामला पूरी तरीके से हाथ से निकल गया है तो बैठकें हो रही हैं, जो इंडिगो के सीईओ को नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो उसके बाद भाई जवाबदेही इंडिगो की जो है वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी जवाबदेही सरकार की है कि भाई परेशान कौन हो रहा है? परेशान सबसे ज़्यादा एक आम नागरिक हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अब आप ये कह रहे हैं कि रिफंड कर देंगे पैसा, लेकिन जो व्यक्ति यदि किसी की कहीं मीटिंग है, सपोज दैट उसे दिल्ली से ही जाना है या सऊदी अरब जाना है या यूरोप जाना है, कहीं पर भी जाना है, उसने इंडिगो का टिकट लिया, आप अंतिम समय पर पता चलता है कि भाई उसकी टिकट कैंसिल हो गई, लेकिन उसका जो वापसी का टिकट है वो किसी दूसरी एयरलाइंस का है, वो एयरलाइंस तो अपने टाइम से आएगी ना। तो हाँ, अब आपका तो नुकसान सीधा सीधा हो गया कि एक तरफ से यदि इंडिगो ने आपका पैसा वापस कर दिया, लेकिन दूसरी एयरलाइंस तो पैसे वापस नहीं करेगी ना, तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो क्या सरकार करेगी कि इंडिगो करेगी? और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो एयरलाइंस कंपनियों से सफ़र करते हैं, भाई किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो अंतिम समय पर, क्योंकि आपकी फ़्लाइट रद्द हो गई है, इसकी जानकारी आपको दी जाती है 12 घंटे पहले मुश्किल से, तो आप वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं कर सकते। और जिस तरीके से बाकी दूसरी के जो एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, क्योंकि वो तो उस समय लूटने की तैयारी में शुरू कर देती हैं, जो आपका टिकट 5000 का होता है वो 15,000 20,000 का हो जाता है। अब सरकार भले ही ये कहे कि भाई हमने एक तय समय सीमा कर दी है, लेकिन जिस तरीके से अभी जैसे इंडियन एयरलाइंस है, उसकी तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति का अब टिकट हम कैंसिल नहीं करेंगे। भाई यदि आप सस्ता टिकट दे रहे हैं, सरकार ने कहा कि 500 किलोमीटर का किराया 7,500 से ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन बदले में पता चला कि आपका टिकट ही अब कैंसिल नहीं हो सकता, आपको नहीं जाना है तो आपकी सीट खाली जाएगी। तो जो परेशानियां हो रही हैं वो आम पैसेंजर को ही हो रही हैं। तो अब उस पर मोदी सरकार पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इतने करीब 5 दिन हो गए हैं, ये परेशानियाँ कब तक और बनी रहेंगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही है अविनाश जी आपने कि आपने इधर तरफ से अगर किसी ने इंडिगो का फ्लाइट का टिकट लिया है और लेकिन उसकी जो वापसी है वो किसी और कंपनी से है, तो ये इंडिगो पर तो ही दबाव बना सकते हैं ना कि हमारा पैसा दीजिए, दूसरी कंपनी पर हम दबाव नहीं बना सकते। दूसरी चीज़, प्लान कैंसिल नहीं कर सकते। किसी को हो सकता है बहुत अर्जेंसी में जाना हो तो ज़रूरी हो जाएगा कि इंडिगो अगर रद्द हो गया तो उसका प्लान थोड़ी ना रद्द हो सकता है किसी को किसी बहुत इमरजेंसी में जाना हो, कोई मीटिंग रही हो, कोई बीमारी हो, किसी तरह से व्यक्ति को जाना है, तो उसको आखिरी समय पर उस चीज़ का फायदा दूसरी कंपनियां जो उठाएंगी अचानक से फेयर को, क्योंकि अक्सर ये होता है डिमांड बढ़ती है तो उस तरह से प्राइस भी बढ़ता है, ये हर कोई जानता है। और फ्लाइट के अगर हम टिकट के अगर फेयर्स की बात कर रहे हैं तो अविनाश जी ये देखने को भी मिलता है कि आप अगर एक दिन पहले कर रहे हैं तो फेयर बहुत हाई होता है। किसी ने कभी हुआ होगा कि 15 दिन पहले आप कोई अगर डेट का टिकट ले लेते हैं तो वो ही डेट पर टिकट सस्ता मिल जाता है। तो इस तरह से किसी ने अपनी
अपनी पॉकेट के हिसाब से लोगों ने टिकट्स को बुक किया होगा, लेकिन आज उनको उस काम को पूरा करने के लिए कोई फायदा नहीं हुआ उनका, अगर उन्होंने बहुत दिन पहले टिकट बुक किया था। तो ये मुद्दा बुरी तरह से मोदी सरकार के लिए मुश्किल बना रहा है। और ऐसे में पी चिदम्बरम, जैसे कि हमने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिर आम जनता को जो ये परेशानी हो रही है, जो पैसेंजर्स को जो परेशानी हो रही है, उसकी भरपाई करेगा कौन? क्या दोनों करेंगे, या सिर्फ सरकार करेगी, या सिर्फ इंडिगो करेगी? और अगर सिर्फ इंडिगो करेगी तो फिर उस व्यक्ति को उतना भरपाई तो नहीं हो रही है ना जो उसको होनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने मान लीजिए 10,000 का या 15,000 का टिकट किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहां बस नहीं जा रहा था, वापसी भी है, तो 20,000, 15,000, 16,000 या जो भी अमाउंट हो, एक हम बहुत मिनिमम अमाउंट लेके चल रहे हैं, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो क्या दोनों मिलकर करेंगे कि इंडिगो अपना पैसा देगा और बाकी का जो नुकसान हो रहा है वो सरकार देगी? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसी को लेकर पी चिदम्बरम ने बाकायदा ट्वीट करके घेरा है और सवाल उठाए हैं। क्या कुछ बोला है पी चिदम्बरम ने, आपको बता देते हैं। पी चिदम्बरम लिखते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में क्योंकि ट्वीट किया है इसलिए हम उसको आपको हिंदी अनुवाद पढ़ा रहे हैं। हम आपको बता दें, उन्होंने लिखा, इंडिगो के परिचालन का चरमराना और देश भर के हवाई अड्डों पर मची अफरा तफरी, इंडिगो के प्रबंधन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय DGCA और पूरी सरकार की एक बड़ी विफलता की ओर इशारा करती है। नए नियम जनवरी 2024 में अधिसूचित किए गए थे, इसके बावजूद पिछले 23 महीनों में सरकार एयरलाइन को नए नियमों के अनुसार अपना परिचालन ढालने के लिए मार्गदर्शन देने में विफल रही। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब संकट शुरू हुआ और बढ़ता गया तो सरकार पूरी तरह क्लूलेस और असहाय नजर आई और आखिरकार उसने घुटने टेक दिए। यानी साफ साफ इनका कहना है कि सरकार घुटने टेक चुकी है, सरकार के हाथ से ये मामला निकल चुका है और सरकार सवालों में है कि आखिर 2024 के जनवरी में जब आपने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया था तो फिर अभी तक उस पर कोई काम क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 2025 भी खत्म होने वाला है अविनाश जी, बस 1 महीने की बारी है और वो 2 साल हो जाएंगे। अगर हम 2024 जनवरी की इन्होंने जिस तरह से बात की है चिदम्बरम जी ने, तो उस तरह से देखा जाए कि आगे अब 2 साल होने जा रहे हैं और विफलताएं बढ़ती, मतलब विफल होती जा रही है सरकार। किसी तरह से उस पर कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है कि यात्रियों की सुविधाएं, मतलब हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन यात्रियों की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो आप बताए 2 साल करीब 23 महीने तो हो ही चुके हैं, दिसंबर का महीना खत्म होते ही पूरे 2 साल हो जाएंगे। 2 साल से क्या सरकार सोई हुई थी? भाई कोई भी नियम एकदम से लागू नहीं किया जाता। अगर एकदम से आप नियम लागू करेंगे तो जो स्थिति बनी, अफरा तफरी का माहौल बनता है, वो बनेगा ही बनेगा। और वही सब चीज़ इंडिगो वाले मामले में होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने नियम बनाए और उसके बाद एयरलाइंस कंपनियों को आपने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए। तो भाई एयरलाइंस कंपनियां तो भाई, जो एयरलाइंस कंपनी हो या कोई दूसरी भी कंपनी हो, तो वो यही मान के चलते हैं कि भाई ये नियम संभवतः डिले होने वाले हैं, इसीलिए सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। लेकिन अंतिम समय पर आकर आप एकदम से बोल देते हैं कि भाई अगले हफ्ते से ये नियम लागू हो जाएंगे। आपको हमने 2 साल पहले ही वार्न कर दिया था कि इस तारीख को ये नियम लागू होने हैं। भाई 2 साल पहले आपने क्या बोला था? आप उसको रिमाइंड तो कराते रहते कि भाई अब ये काम होने वाला है। तो अब जब एयरलाइंस कंपनियां इसके लिए तैयार ही नहीं थी, तो अब उसके बाद जब जैसे ही ये नियम लागू हुए तो लगातार जिस तरीके से फ़्लाइट कैंसिल होना शुरू हुई हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, कहा गया कि भाई 1-2 दिन का संकट है, लेकिन ये संकट 1-2 दिन का नहीं दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी लंबा होता हुआ संकट दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो पहले दिन मालूम पड़ता है 300 फ्लाइटें कैंसिल होती हैं, दूसरे दिन वो संख्या बढ़कर 500 हो जाती है, तीसरे दिन बढ़ते बढ़ते 1000 हो जाती है। अब आज की तारीख में ये सुबह ही जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 1500 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। और जिस तरीके से चिदम्बरम का भी कहना है, उन्होंने भी सवाल उठाए कि भाई सरकार कर क्या रही है? जब इस तरह की स्थितियां बन गई हैं उसके बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से क्या स्टेप उठाए गए हैं कि आप ये मान के चलें कि 1-2 दिन में स्थितियां सही हो जाएंगी? क्योंकि इंडिगो का बयान है कि 15 तारीख तक लोग अपनी टिकट कैंसिल करा लें, यानी कि आज 7 तारीख हो रही है। इंडिगो ये मान के चल रहा है कि अगले हफ्ते तक भी स्थितियाँ नियंत्रण में होने वाली नहीं है। और अब सरकार अगर कुछ छूट दे रही है तो भाई आपको ये चीज़ पहले कर देनी चाहिए थी कि भाई धीमे धीमे करके हम ये नियम अप्लाई करेंगे ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। एयरलाइंस कंपनियां क्या है भाई, वो अपने घाटे की जो भरपाई होगी वो बाद में फेयर बढ़ाकर उस घाटे की भरपाई कर लेंगी। लेकिन जो आम आदमी को नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से आपने बात की कि भाई जो व्यक्ति कहीं जाता है वो वापसी का टिकट भी लेकर चलता है,
हमेशा। ऐसा तो होता नहीं कि भाई हम चले गए और उसके बाद हमारे पास वापसी का टिकट नहीं है, और कहीं बाहर जा रहा है तो होटल का किराया है, तो उसका होटल का रूम भी बुक है, वहाँ पर तमाम चीज़ें बुक कर रखी हैं उसने। उन सबको अंतिम समय पर अगर कैंसिल करेंगे तो आप सबको पता है कि भाई रिफंड 20% और 30% ही वापस आता है। तो वो बाकी का जो रिफंड है, उस जो उसका नुकसान हुआ है, उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। आप खाली ये कह देंगे कि इंडिगो अपना जो किराया है वो वापस कर देगा, 24 घंटे 48 घंटे में लोगों के पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन जो उनका नुकसान हुआ है मानसिक एक तरीके से तमाम तनाव में है। जैसे आपने बोला कि कई लोगों को अपने इलाज के लिए जाना है, कहीं विदेश जाना है, वहाँ डॉक्टर के उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी है, वो किसी का से ऑपरेशन वगैरह होना है, वो सारा पेमेंट कर चुके हैं। तो वो सारी चीज़ों का जो नुकसान हो रहा है उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है और विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि आखिर ये डिले क्यों, जबकि सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हर दूसरे राज्य में डबल इंजन सरकार आनी चाहिए जिससे काम और स्मूथली चले। लेकिन यहाँ पर जो पूरे देश का मामला है, वो काम नहीं हो पा रहा है, तो कैसे पूरे राज्य की जो बातें सरकार बड़े बड़े दावे करती है। एक जो 2 साल पहले एक हम उसे 2 साल ही कहेंगे अविनाश जी, क्योंकि अब 1 ही महीने का समय बचा हुआ है। तो 2 साल से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको लेकर वो काम अटका पड़ा है और सरकार का उस तरफ ध्यान ही नहीं है। और इसी को लेकर विपक्ष तो अब आरोप ये लगा रहा है कि सरकार वही चुनावी मोड में रहती है, उसका फोकस सिर्फ चुनावों पर रहता है। जैसा कि अभी सरकार का पूरा फोकस बिहार चुनाव के बाद अब बंगाल चुनाव पर शिफ्ट हो गया है, तमिलनाडु पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये दोनों राज्य बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप देखिए लगातार उसके फोकस 2 ही राज्यों पर है। जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति चुनाव था तो उस तरह समय भी ये देखा गया कि पूरा बीजेपी का फोकस साउथ पर था, क्योंकि वहां पर बीजेपी कमजोर है और बीजेपी वहां मजबूत होना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की बात करें तो बंगाल में तो पिछले बार भी बहुत आक्रामक देखने को मिला था बीजेपी का व्यवहार, और इसी तरह इस बार भी बहुत आक्रामकता देखने को मिली। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा, जिसको लेकर ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश है, शुरुआत से ममता बनर्जी वही बात कह रही हैं और ये बात अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन बनती जा रही है। और सबसे बड़ी बात अविनाश जी, इसमें चर्चा भी करनी पड़ेगी कि आखिर सांप्रदायिक वाला जो मुद्दा एकदम से बीजेपी की तरफ से क्यों उठाया जा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह वो भी है कि जो समुदाय है, जो बांग्लादेश वापस जाने वाला जो मुद्दा है, या ममता बनर्जी ने एसआईआर को पूरे राज्य में एक तरह से ये बताकर कर दिया कि बीजेपी जो मतुआ समुदाय को अभी तक साध कर चल रही थी, ये बताने की कोशिश कर रही थी, या जिस तरह से पिछले चुनाव में उनको ये विश्वास दिलाया था कि हम आपको भारत की नागरिकता देंगे, आज उन्हीं की नागरिकता पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। और ये डर बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है, इसीलिए उस नागरिकता वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं ये बाबरी वाला जो मुद्दा है लेकर आया गया। नहीं, बिल्कुल जो स्थिति बीजेपी की दिखाई दे रही है बंगाल में, बीजेपी को ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही उनकी इज्जत बंगाल में बचा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से ये कोशिश पहली बार नहीं हो रही है, बंगाल में लगातार की जा रही है। पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो उस समय भी फुरफुरा शरीफ को लेके आगे आया गया था। बंगाल में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम समुदाय है वो फुरफुरा शरीफ को मानता है, लेकिन जब चुनाव की बात आई तो फिर जो वहाँ की जनता है उन्होंने फुरफुरा शरीफ की तरफ नहीं देखा। फुरफुरा शरीफ की तरफ से जितने भी कैंडिडेट उतारे गए उन सब की डिपॉजिट चली गई थी, कोई भी कैंडिडेट उनका जीत कर नहीं आ पाया था। जो अधिकतर जो वोट मिले थे मुस्लिम समुदाय के 70% से ज़्यादा जो वोट था वो सीधा सीधा चला गया था टीएमसी के पास में, जबकि इससे पहले मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो कांग्रेस को और लेफ्ट को मिलता रहा है वहाँ पर, और जितना वोट उन्हें मिलता था उतना उनको पिछले चुनाव में भी मिला है। लेकिन जो बीजेपी की कोशिश थी फुरफुरा शरीफ के सारे जो मुस्लिम समाज का वोट बैंक एक तो ध्रुवीकरण के लिए, और दूसरा ये था कि भाई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो वही और टीएमसी के वोट बैंक में भी सेंध लगे, लेकिन बीजेपी की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। जो लोकसभा चुनाव उससे पहले हुआ था तो लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच में 3% वोट का अंतर था, लेकिन उसके 1 साल बाद तकरीबन 1.5 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो जो 3% का अंतर है वो बढ़कर 10% का हो जाता है। तो और अगला लोकसभा चुनाव आता है तो हम देखते हैं वो वोट परसेंटेज जो रहता है वो लगभग और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वहाँ सियासत खेल रही है, और इस कोशिश में अगर कामयाब होती है तो ही बीजेपी को कुछ सफलता मिलेगी, नहीं तो चाहे हुमायूं कबीर हो या फुरफुरा शरीफ हो, कोई भी हो, वहाँ
वहाँ बंगाल में, क्योंकि बंगाल में आज तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इतिहास नहीं रहा है। आज़ादी के समय जरूर वहाँ पर कुछ दंगे हुए थे, उसके बाद पूरे भारत में अगर कहीं सबसे ज़्यादा शांति रही है तो बंगाल में रही है। बीजेपी के उभार के बाद वहाँ कुछ सांप्रदायिक घटना जरूर घटी हैं, लेकिन वहाँ वो स्थितियाँ नहीं बनी हैं जैसे गुजरात में या यूपी में या बिहार में जिस तरीके के दंगे होते रहे सांप्रदायिक, उस तरीके के बंगाल में दंगे नहीं हुए हैं। अब बीजेपी के कोशिश यही चल रही किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो और उसे फायदा मिले, लेकिन ये स्थिति आज की तारीख में संभव नहीं दिख रही है। मतलब यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि एसआईआर मुद्दे के जरिए जो बीजेपी वहां पर कोशिश कर रही थी, बीएलओ ने उसका साथ नहीं दिया और इसकी वजह से बीजेपी वहां और बुरी तरह गिर गई, या ममता बनर्जी ने एसआईआर को बीजेपी के खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को नया तो कुछ मिलता नहीं दिख रहा, उल्टा जो उसका वोट बैंक है वो भी जा रहा था। क्योंकि कहा जाता है कि करीब 40-45 सीटों पर मतुआ समुदाय अच्छा खासा प्रभाव डालता है, और वो मतुआ समुदाय अगर बीजेपी के हाथ से चला जाता है, और उसी की वजह से जब, क्योंकि ये भी फिक्स है, हमने जिस तरह से चर्चा भी की है और लगातार हम इस पर नजर भी बनाए हुए अविनाश जी, कि वो कोई फिक्स वोटर नहीं है बीजेपी का। वो बीजेपी ने पिछली बार उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया कि उनको नागरिकता दी जाएगी, इस वजह से वो बीजेपी के साथ चला गया। अब उसी नागरिकता पर जब खतरा मंडरा रहा है और ममता बनर्जी जिस तरह से एक रणनीति के साथ पूरी तरह मतुआ समुदाय के जो गढ़ हैं वहां जाकर रैलियां कर रही हैं, उनको साधने की कोशिश कर रही हैं, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो जाहिर है बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ये वही मतुआ समुदाय है जिसकी वजह से बीजेपी का जो पिछले चुनाव में 2021 की हम बात करें, अच्छा जो परसेंटेज रहा, बीजेपी ने जो थोड़ा सा ग्राफ जो बीजेपी का उठा था, वो कहीं ना कहीं मतुआ समुदाय की वजह से ही उसको फायदा मिला था। अब बीजेपी ने कुछ नया वहां गेन किया नहीं है, और ऐसे में जो वहां था वो भी उससे चला जाएगा। एसआईआर उसे फायदा मिल नहीं पा रहा है उसे एसआईआर से, तो यहां पर जाहिर है कि बीजेपी अब उसी तरफ बढ़ रही है जिस तरफ वो हमेशा से बढ़ती रही है। क्योंकि आप देखिए, अभी हम जैसे थोड़ी भी देर पहले बिहार की भी बात कर रहे थे, तो वहां पर देखा गया कि वक्फ कानून को लाया गया, लेकिन उतना नहीं उठाया गया उस मुद्दे को, क्योंकि वहां बीजेपी को लगा उसे सांप्रदायिक मुद्दे की जरूरत ही नहीं है, वहां काम आसानी से हो रहा है। लेकिन यहाँ बंगाल में उसको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वहां एसआईआर उसको फायदा नहीं पहुंचा पा रहा। नहीं, बिल्कुल, बंगाल में तो पूरा काम एक तरीके से एसआईआर से हो गया था, लेकिन बिहार में, बंगाल में एसआईआर से उसको कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे, उल्टा नुकसान हो रहा है। बंगाल में तो एसआईआर की प्रक्रिया से नुकसान ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नागरिकता का मुद्दा ये कहा गया कि भाई एसआईआर के सारे जो विदेशी हैं उनको वोटिंग लिस्ट से उनके नाम काटे जाएंगे, और एक बार वोटिंग लिस्ट से नाम काटने के बाद फिर उनको क्योंकि वो देश के नागरिक नहीं हैं, तो फिर उनको एक हिरासत में लिया जाएगा और उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा, क्योंकि ये जो बंगाल है, बंगाल का जो पूरा बॉर्डर है वो बांग्लादेश से ही लगा हुआ है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, बंगाल में सबसे ज़्यादा अगर बांग्लादेश से कोई समुदाय आया है तो मतुआ समुदाय के लोग ही आए हैं, क्योंकि मतुआ समुदाय के लोग बंगाल में हैं और बांग्लादेश में। और जब 1971 का जब पाकिस्तान के में जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि 1971 से पहले तो पाकिस्तान का ही एरिया था पूरा, तो जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था जो बाद में बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी थी। लेकिन जिस तरीके से जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, जो आज पाकिस्तान बन गया है, जिस तरीके से वहाँ पर चाहे मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो, जिस तरीके से वहाँ उन लोगों का उत्पीड़न शुरू हुआ, तो उसके बाद जो बांग्लादेश से लोगों का पलायन शुरू हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग आए थे, मुस्लिम भी आए थे और मतुआ समुदाय के लोग आए थे। बांग्लादेश का जब उदय हुआ, बांग्लादेश बना, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो अधिकतर वापस बांग्लादेश लौट गए, लेकिन मतुआ समुदाय के जो लोग थे वो पश्चिम बंगाल में ही बस गए थे। अब जब चुनाव से पहले सीए की बात आई, लोकसभा चुनाव से पहले, तो बीजेपी ने सीए के नाम पर मतुआ समुदाय का वोट ले लिया, लेकिन जो है 2 साल से मतुआ समुदाय को उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो इसके चलते मतुआ समुदाय की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, और अब इस बीच में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव आयोग जिस तरीके से लोगों की नागरिकता जांच रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा डर जो लग रहा है वो मतुआ समुदाय को ही लग रहा है कि भाई ये इस एसआईआर के सारे कहीं हमारा जो नाम है वोटिंग लिस्ट से तो कटेगा ही कटेगा, हमको विदेशी ठहराकर कहीं बांग्लादेश तो नहीं भेज दिया जाएगा। और उसी मुद्दे को ममता बनर्जी ने एक तरीके से एक लपक लिया है, और वो अपनी जो रैलियाँ कर रही हैं, उन्होंने रैलियों की शुरुआत
शुरुआत कहाँ से की? उन्होंने मतुआ समुदाय के गढ़ से ही इसकी शुरुआत की थी और साफ कह दिया था कि किसी को भी हम बांग्लादेश नहीं जाने देंगे, आप लोग यहीं के नागरिक हैं, भाई 50 साल से आप यहीं रह रहे हैं और जो सुविधाएं आपको लगातार मिल रही हैं वो बराबर मिलती रहेंगी और आप देश के ही नागरिक हैं। नागरिकता भाई आप 1947 की लिस्ट उठा के लेके चले आएंगे तो बहुत से लोगों के नाम नहीं होंगे, उसमें हमारे देश के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे एल के अडवाणी, उनका ही नाम नहीं होगा, वो भी पाकिस्तान से ही आए हैं यहाँ पर। तो तमाम मुद्दे हैं और जिस तरीके से SIR का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी अब उस पर ज़्यादा नहीं बोल रही है क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि जो मतुआ समुदाय की जो आबादी है वो 18% है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद 2021 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी को जो सफलता मिली थी वो उसी हिस्से में मिली थी जहाँ मतुआ समुदाय की आबादी अच्छी थी खासी, जहाँ वो निर्णायक स्थिति में थे। बाकी का जो हिस्सा है, चाहे आप दक्षिण बंगाल का इलाका देख लीजिए, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 21 का हो, चाहे 24 का हो, बीजेपी के खाते नहीं खुल पाए थे वहाँ पर। तो बीजेपी को जो उम्मीद जिस हिस्से से है और वहीं इस चुनाव में बीजेपी सबसे ज़्यादा मुश्किल में दिखाई दे रही है। और ममता बनर्जी की जो तैयारी है वो तो पूरे 5 साल तक तैयारी उनकी चलती रहती है और उसी के चलते बीजेपी का जो सांप्रदायिक कार्ड है, ना तो उनका सांप्रदायिक कार्ड वहाँ चल रहा है, ना SIR चल पा रहा है उनका, और ना ही CA, उनका कोई भी मुद्दा बंगाल में काम करता नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब हुमायूं कबीर को आगे किया गया है, लेकिन हुमायूं कबीर भी जैसा हमने बताया कि पिछली बार फुरफुरा शरीफ नहीं चले थे, इस बार हुमायूं कबीर भी नहीं चलेंगे। मतलब यहाँ पर बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है और बीजेपी सिर्फ एक राज्य में ही नहीं बल्कि अभी तो केंद्र में भी उसका जो इंडिगो वाला मामला है वो उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। हमने पी चिदम्बरम के उस ट्वीट के बारे में भी बात की जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि 2 साल पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसे लागू नहीं किया गया, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार पर लगातार सवाल उठते ही रहे हैं, संसद सत्र में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार इस बार बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई दे रही है अविनाश जी, और दबाव का ही नतीजा मानिए कि लगातार सरकार को अपने फैसले पलटने पड़ रहे हैं, यूटर्न लेने पड़ रहे हैं। जैसे कि अभी जो हाल ही में एक घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से कि ऐप, साथी संचार ऐप, जिसे हर फोन में प्री इंस्टॉल करके दिया जाएगा जो भारत में बन रहे हैं, उस पर भी सरकार एक तरह से बैकफुट पर आई। विपक्ष ने जिस तरह से उस मुद्दे को उठाया और सरकार बुरी तरह यहां पर घिरी दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी खबर, जो गोवा में बड़ा हादसा हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप जानकारी दें। क्या वो पूरा मामला है, किस तरह से वहां के अभी हालात हैं, किस तरह वहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, क्यों हुआ वो हादसा, वो एक बड़ी अभी जो बड़ी खबर है उस पर बात करें। हाँ, जो गोवा के नाइट क्लब में हादसा हुआ है और अभी तमाम जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें 25 लोगों की जान चली गई है और उनमें से अधिकतर जो है वो उस नाइट क्लब के स्टाफ के मेंबर्स ही हैं। तो 12 से ज़्यादा तो नाइट क्लब के स्टाफ के जो मेंबर हैं उन्हीं लोगों की जान गई है और बाकी के जो नाइट क्लब में जो गए हुए थे उनकी भी जान गई हुई है। और सबसे इस मुद्दे पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई जो फायर सेफ्टी सिस्टम है भाई वो वहाँ कम्प्लीटली काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये खबर ये भी आ रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, उसके चलते तेज़ी से आग फैली है और जो धुआं फैल गया है और धुएं के चलते वहाँ लोगों का दम घुट गया है। अब इस सब को लेकर, क्योंकि भाई गोवा तमाम लोग जाते हैं और ख़ासतौर पर दिसंबर के महीने में नया साल रहता है, क्रिसमस का समय भी होता है, तो उससे पहले इस तरीके की घटना घट जाना तो गोवा के लिए तो बहुत बड़ी त्रासदी है, ये देश के लिए भी बहुत बड़ी त्रासदी है। और सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद इसके जिम्मेदार कौन है। आप यदि उस जो नाइट क्लब के मालिक हैं उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं और कह देते हैं कि भाई हमने आरोपी को पकड़ लिया है, तो ये खाली जो नाइट क्लब के जो मालिक हैं वही उसके आरोपी नहीं है। भाई नाइट क्लब का लाइसेंस लेके वहाँ की जो व्यवस्था है उस पर के NOC किसने जारी की थी? क्या उसकी जांच पड़ताल नहीं हो रही थी? 25 लोगों की जान चली गई है और अब तक सरकार की तरफ से किसी एक तरीके से बस खाली यही कहा जा रहा है कि भाई शुरुआती जाँच चल रही है और हमने नाइट क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। भाई सरकार को भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से डिमांड भी शुरू हो गई है कि भाई जो CM है उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बीजेपी में हम देखते हैं कि कभी भी जनता की डिमांड पर तो इस्तीफा नहीं होता है। इस्तीफा तभी होता है जब हाईकमान मांग लेता है। पता भी नहीं चलता कि कब राज्यपाल के पास में CM पहुंच गए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जब भी जनता की तरफ से डिमांड होती है तब इस्तीफे नहीं होते हैं,
तो ऐसे में गोवा के सीएम इस्तीफा देंगे ये तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 25 लोगों की जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है अविनाश जी इस पूरे मामले को लेकर कि वहां पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमित पाटकर, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि सरकार की तरफ से जो कहा गया कि इस जो गोवा का जिस क्लब की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उस क्लब को डिमोलिशन के आदेश थे, मतलब उसे गिराया जाना था। तो ऐसे में सवाल अमित पाटकर का है कि किस चीज का इंतजार किया जा रहा था? ये आदेश दिया गया था तो आखिर उसको गिराया क्यों नहीं गया? यानी सरकार को इस चीज की जानकारी थी कि वो कहीं ना कहीं वो खतरनाक हो सकता है या वो अवैध तरीके से बना हुआ है, और अगर अवैध तरीके से बना हुआ था तो फिर डिमोलिशन को इतना लेट क्यों किया गया? क्या मिली भगत चल रही थी? सरकार इतना शांत क्यों हो गई थी? और अब उन्होंने एक सवाल ये भी पूछा है कि जिस जगह जो जगह पहले से ही खतरनाक थी, जो जगह पहले से ही सरकार के रडार पर थी, नजर में थी, उस जगह पर अगर 25 लोगों की जान चली जाती है तो ये सरकार की बड़ी लापरवाही है। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या सरकार उसकी भरपाई करेगी? ये बड़ा सवाल अभी उठाया गया है विनाश। नहीं बिल्कुल, यदि वो उसको गिराने के आदेश थे तो अगर गिराने के आदेश हैं तो तुरंत ही उसको सील कर दिया जाता है। फिर इस तरीके की घटना, वो नाइट क्लब चल कैसे रहा था और उसमें इतनी भीड़ थी, तो जाहिर सी बात है आपने कोई नोटिस उस पर चस्पा किया था कि भाई इसको गिराया जाना है, पब्लिक की नज़र में था कि भाई ये खतरनाक है। ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके का आयोजन चल रहे थे वहाँ ऐसा बिल्कुल से दिखाई दे रहा था कि नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही हैं। और जिस तरीके मतलब एक खतरनाक स्थिति में जिस नाइट क्लब को गिराने के आदेश दे दिए गए हैं और वहाँ इस तरीके के कार्यक्रम होना, तो साफ साफ क्योंकि ये जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो बिना प्रशासन की मंजूरी के बिल्कुल आप आयोजित इस तरीके के कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। और अब जब 25 लोगों की जान चली गई है तो अब सरकार एक खाना पूर्ति करती हुई दिखाई दे रही है कार्रवाई के नाम पर, जबकि सवाल सीधे सीधे सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से पर उठने चाहिए। भाई अभी तक आपने कितने प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस दिया इस मुद्दे को लेकर, कितने लोगों को सस्पेंड किया है? अगर वो नाइट क्लब गिराया ही जाना था तो क्यों चल रहा था? क्योंकि सीधा सीधा ये प्रशासनिक भागीदारी इसमें साफ साफ दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, उस सवाल का जवाब भी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इसमें प्रशासन और सरकार दोनों ही बुरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस मुद्दे को अब देखना ये होगा, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, सिर्फ ये हो रहा है जांच चल रही है, जांच चल रही है। जिस तरह से मामले में अभी तक यही अपडेट आया है कि सरकार ने कहा है कि जांच चलेगी और एक्शन लिया गया, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये मुद्दा कितना तूल पकड़ेगा, किस तरह से सरकार इसमें एक्शन लेगी, या सरकार इस मामले को लेकर ढीली पड़ जाएगी, या डिमोलिशन वाला जो मुद्दा अभी निकाल कर लाए अमित पाटकर ने, जिस तरह से बड़ा दावा किया है कि इसको गिराया जाना था और सरकार इसके एक्शन ले चुकी थी, तो फिर इतनी देरी क्यों हुई? तो ये सवाल यहाँ उठता है सरकार के एक्शन पर। सरकार जितनी तेजी से एक्शन लेगी उसके आधार पर यह साफ हो पाएगा कि ऐसा तो नहीं सरकार के लोग इसमें जुड़े हुए थे। अगर इस मामले को अविनाश जी दबा दिया जाता है, उतना तेजी से एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि 25 लोगों की जान गई है, बड़ा मामला है, तो ऐसे में अगर सरकार की तरफ से उस मुद्दे को इतना गंभीरता से नहीं लिया जाता तो जाहिर है सरकार के मंत्रियों पर, सरकार पर सवाल उठते हैं कि क्या उस मालिक के साथ, जो क्लब का मालिक है, उसके साथ किसी तरह का लेन देन था, किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए इसको रफा दफा किया गया। मतलब डिमोलिशन जैसा अगर आदेश दिया गया, बावजूद इसके बहुत बड़ा सवाल है जो आपने उठाया है कि वहां पर ये इतना बड़ा आयोजन हो किस आधार पर रहा था? क्या पुलिस को इस मामले की या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो कैसे नहीं थी? क्योंकि ये बिल्कुल वहां पर अभी फेस्टिव सीजन जैसा, मतलब गोवा में इस वक्त जमावड़ा है लोगों का, दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि अभी नया साल का सेलिब्रेशन वहां होना है। तो ऐसे समय पर वहां पर पुलिस और प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। एक टूरिस्ट प्लेस है वो, किसी तरह की कोई हादसा ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना हो, इस पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। ऐसे में एक डिमोलिशन जहां पर आदेश दिया गया है, उस क्लब में इतना बड़ा आयोजन होना अपने आप में सवाल सिर्फ सरकार और प्रशासन पर ही उठाता है। नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से आयोजन हुआ है उस पर तो सवाल सीधे सीधे उठ ही रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि क्या जो मालिकों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, अभी उनको हिरासत में भले ही ले लिया गया है, लेकिन कम से कम गोवा में मालिक के खिलाफ कार्रवाई होती हुई दिखाई तो दे रही है। आज से करीब 3.5 साल पहले एक घटना गुजरात में भी हुई थी। मोरबी पुल का जब हादसा
हादसा हुआ था तो उस समय तो वहाँ के मालिकों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वहाँ किस पर कार्रवाई हुई? वहाँ के मजदूरों पर। तो क्या गोवा में भी हम वही स्थिति देखेंगे कि जांच के नाम पर मालिकों को निकाल दिया जाएगा बाहर और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड और जो वहाँ के लोकल स्टाफ होगा उन पर कार्रवाई हम होते हुए देखेंगे? क्योंकि जो आपका नाइट क्लब है जिसको गिराने के आदेश हैं उसके बाद भी वो चल रहा है, तो सवाल तो सीधा सीधा सरकार पर ही उठ रहे हैं, सीधा सीधा। तो अब के सरकार की जो जांच है कि जांच कब तक होती है कि आमतौर पर जांच का जो सिलसिला है हम देखते हैं 6-6 महीने तक जांच चल जाती है और तब तक मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लोगों को ध्यान भी नहीं रहता कि भाई 6 महीने 8 महीने पहले कौन सी घटना घटी थी। तो क्या सिर्फ जाँच को खींचते हुए जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश होगी? क्योंकि आरोप अगर सही जाँच होती है तो फिर इसमें प्रशासनिक अधिकारी और सरकार ये दोनों ही बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई देंगे। तो और अभी जो कार्रवाई हुई है वो शुरुआती कार्रवाई है, उसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि भाई जो नाइट क्लब बंद हो जाना चाहिए था वो चल कैसे रहा था, वहाँ जो आयोजन हो रहे थे उनकी परमिशन किसने दी थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। तो अब सवाल यही है कि सरकार सबसे पहले तो वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करे, क्योंकि अगर उनके रहते हुए जांच होगी तो फिर ये जांच किस तरीके से होगी सबको पता है कि सबसे पहले वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जिन लोगों को जो आरोपी हैं उनको जिनको फंसाने की कोशिश की जाएगी सबको पता है, जो जिनके ऊपर तक लिंक होंगे वो अपने आप को बचा ले जाएंगे और जो मुश्किल में फंसेंगे जो वहाँ के गरीब कर्मचारी हैं जो मजबूरी में काम कर रहे हैं उन्हीं को, जिस तरीके से हमने बताया कि मोरबी हादसे में हुआ था कि आपने मजदूरों को पकड़ लिया था, टिकट चेकर को पकड़ लिया था, लेकिन उस जो जिनके पास उसका ठेका था पुल का चलाने का उन सबको आपने अपने आरोपों से साफ साफ क्लीन चिट दिया। बिल्कुल, जबकि ये साफ भी हो गया था कि जब मोरबी का जो टेंडर उसको दिया गया, जनता कंपनी को दिया गया, तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही चलवा कर उसको चेक करवा लिया था, जो सरासर गलत है, जो एक तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके वो परिवार पूरी तरह बच गया, कंपनी के मालिक बच गए और इसी तरह गोवा में अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है अविनाश जी, वापस मैं दोबारा वही बात कहना चाहूंगी कि डबल इंजन सरकार के दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि हर राज्य में डबल इंजन सरकार लेकर आइए, लेकिन दो बड़े मामले यहां देखने को मिल रहे हैं जहां पर सरकार की तरफ से आदेश तो दिया जा रहा है लेकिन उनका खुद ही सरकार की तरफ से पालन नहीं हो रहा है। पहला जो इंडिगो वाला मामला 2024 से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 2 साल होने जा रहा है लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, जिसका जिक्र पी चिदम्बरम ने किया। और उसके बाद दूसरा ये मामला गोवा वाला, जिसमें भी साफ है कि सरकार की तरफ से डिमोलिशन के आदेश दिए गए थे लेकिन डिमोलिशन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? यानी सरकार आदेश देती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इसलिए ना केंद्र में चीजें एक तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं, ना डबल इंजन राज्यों वाली जो सरकार है वहां पर चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। और इसीलिए केंद्र से लेकर राज्यों तक जहां पर भी बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है वहां पर बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। और फिलहाल नजर, जैसे कि हमने कहा, बिहार में अब चुनाव होने के बाद बंगाल पर सभी का ध्यान शिफ्ट हो चुका है, तमिलनाडु पर है, पुदुचेरी पर है, 5 राज्यों में जो चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर इस वक्त बंगाल पर बनी हुई है। बंगाल बीजेपी हर हाल में अपने पाले में लाना चाहती है और ये बात ममता बनर्जी ने उसी वक्त कह दी थी जब बिहार में पहली बार एसआईआर होने की घोषणा की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। और इधर ममता बनर्जी ने कहा कि ये पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश है। उधर कुछ दिनों बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा और अगला नंबर बंगाल का ही है। तो इस तरह से सरकार बुरी तरह घिरी हुई है, लेकिन बंगाल में बीजेपी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। ममता बनर्जी बार बार बीजेपी के ही जो तरीके हैं, बीजेपी का जो जाल है उसमें उसी को फंसा दे रही है, क्योंकि एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो ममता बनर्जी ने उसे मतुआ समुदाय से ही जोड़ दिया, जो मतुआ समुदाय बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा पिछले चुनावों में। वहां वो बीजेपी को उल्टा पड़ा जो उसका दाव था। और अब जब ये बाबरी मस्जिद वाला मामला प्लांट किया गया है तो फिर ममता बनर्जी ने अपने ही नेता के खिलाफ एक्शन लेकर जिस नेता को एक तरह आपने बताया कि 2024 से ही वो नाराज थे, बावजूद इसके वो लगातार वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे, बावजूद इसके ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये बाबरी मस्जिद वाला जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद ममता ने जो तुरंत एक्शन लिया है उससे ये साफ हो गया है कि ममता
ममता बनर्जी या उनकी पार्टी का इस तरह का कोई वो नहीं, ऐसा कोई उनका प्लान नहीं है, इस तरह की उनकी कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट किया गया है। हाँ, ये दावे किए जा रहे हैं कि वो बीजेपी ने प्लांट किया है या खुद हुमायूं कबीर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की काम कर रहे हैं, या हुमायूं कबीर अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए टीएमसी पर ये आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो समय के साथ साफ हो ही जाएगा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि वहां बीजेपी की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं और इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। लेकिन ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के आगे चुनौतियां हैं। बंगाल जीतना, पश्चिम बंगाल जीतना उसके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, ये साफ हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, ये तमाम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए, इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए, पल पल की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।